इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हीरोज़ ऑफ द सॉइल के अगले एपिसोड के साथ मैं सैयद फरहान गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन कराम, आज के जो हमारे मेहमान हैं वैसे तो बहुत यंग हैं, लेकिन अगर उनकी ख़ानदानी हिस्ट्री देखी जाए तो वो क़याम पाकिस्तान से पहले इस इलाके की खूब खिदमत कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि वो ही ख़ानदान सिर्फ इस इलाके की खिदमत कर रहा है तो मेरा ख़्याल ये बात मुबालगा राय पर मबनी नहीं होगी, क्योंकि मुल्तान की खिदमत करने वाले वैसे तो कई ख़ानदान दावेदार नज़र आते हैं, लेकिन हम बात करेंगे ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ की कि किस ख़ानदान ने इस इलाके को डेवलप करने के लिए अपनी ना सिर्फ ज़ाती कोशिशें बल्कि अपनी माली कोशिशें भी की। नाज़रीन किराम, मेरा जो तारुफ़ कराने का मकसद है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के मेरे जो मेहमान हैं यंग पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने मुल्क की खातिर कुर्बानी भी दी, जो कई माह तक मुल्क से गायब भी रहे, अपनी विल से नहीं बल्कि उन्हें अगवा कर लिया गया, और लेकिन अल्लाह का करम है कि वो बाहिफाजत उन्हें बाजियाब करवा लिया गया। उनके वालिद साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, आजकल सेनेटर हैं और अपोजिशन लीडर के तौर पे सेनेट को देख रहे हैं। इनके बड़े भाई भी कौमी असम्बली के मेंबर रहे, इनके एक और भाई भी कौमी असम्बली के मेंबर रहे। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरे आज के मेहमान हैं सैयद अली हैदर गिलानी। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे प्रोग्राम में, थोड़ा सा तारुफ मैंने करवा दिया, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा तारुफ आप भी करवाएं। देखिए, तारीफ़ तो अल्लाह ताला की ज़ात की है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपके इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब का शुक्रिया अदा करूँगा, और जो आप इस ख़ित्ते को प्रमोट करने के लिए और जो आपकी काविशें हैं थ्रू मीडिया, मैं उनको भी ख़राज तहसीन पेश करूँगा। और स्पेशली आपके जो प्रोग्राम है ISP स्टूडियो के नाम से, इसको मैं फ़ॉलो भी करता हूँ फेसबुक पे, ट्विटर, इस पे, यूट्यूब पे। बड़ी अच्छी काविश है आपकी। और हीरोज़ ऑफ द सॉइल के नाम से आपका प्रोग्राम है। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ हीरो। मैं तो जी एक सन ऑफ द सॉइल ज़रूर हूँ, बट हीरो का टाइटल जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। और हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपनी कुर्बानी से या अपने खिदमात से इस खित्ते में तब्दीली ले आएँ, इस खित्ते की बेहतरी के लिए कोई काम हमसे हो जाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे ख़ानदानी पस मंज़र का और एक लेगेसी का, वो थोड़ा सा आपने अपने इंट्रो में बताया है। हमें 100 साल से ऊपर ही हो गए हैं इस खित्ते की और इस वसेब की खिदमत में। और हमने एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके अलावा बेतहाशा जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें इस खित्ते की है हमने खिदमत। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बुज़ुर्गों ने बहुत खिदमत की है। अब जो चिराग है उसको अब हम अपने हाथों में लिए खड़े हैं, और वो रोशन रहे और इंशाल्लाह उसको रोशन चिराग जो है वो उसको जलता रहने की कोशिश में हम गामज़न हैं। अल्लाह ताला हमें भी हिम्मत दे और हमसे भी कोई ऐसे काम करवाए जिससे इस खित्ते के जो पसमानदगी है वो दूर हो सके, इस खित्ते के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। हम कोशिश तो अपनी तरफ से करते हैं, आगे अल्लाह ताला जो है वो ही असबाब पैदा करता है। आपने कहा कि आप सन ऑफ द सॉइल हैं, हीरो ऑफ द सॉइल नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना लेगेसी, आपके फादर तो हीरोज ऑफ द सॉइल है ना, और आप अभी दाखिल हुए हैं इस फील्ड में, तो हम दुआ गो हैं और उम्मीद करते हैं हमारे लिए आप अभी हीरो हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं वो फ्यूचर में आप हीरो इंशाल्लाह बन जाएंगे। मैं एक इससे आप हीरो के वर्ड से मुझे एक बात याद आ गई। मैं एक कोर्स के लिए गया हुआ था जी 2018 में क्वेटा। तो वहाँ के स्टाफ कॉलेज के जो हेड थे जनरल साहब, उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान मुझे कहा कि सबको काफ़ी ऑडियंस थी, तो जनरल साहब ने कहा कि अली हैदर गिलानी इज़ हीरो ऑफ द नेशन। तो मैंने हाथ खड़ा किया उसी वक्त। मैंने कहा सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी जो किताब लिख रहा हूँ उसमें आपका ये जो कोट है मैं कर सकता हूँ आपको कोट। उन्होंने कहा बिल्कुल,
कोट भी करो, अपनी किताब का जो तुम्हारा फॉरवर्ड है उसमें भी लिखो, और मैं तुम्हारी किताब का फॉरवर्ड भी लिखूँगा। मैं उनका भी मशकूर हूँ कि पाकिस्तान की जो सलामती के अदारे हैं, अगर वो मुझे कंसिडर करते हैं और मेरी जो कुर्बानी है उसको रिकग्नाइज़ करते हैं, तो मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस दिन। मैं सबसे पहले तो ये आवाम को भी बताना चाहूँगा कि किसी भी माशरे की तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, और गिलानी ख़ानदान ने तालीम के शोबे में साउथ पंजाब के अंदर काफ़ी गिरां कदर खदमात अंजाम दी हुई हैं, आगे भी दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें नश्तर की ज़मीन, फिर अलमदार कॉलेज, गिलानी लॉ कॉलेज, और इसके अलावा बकाया चीज़ें, आप ये समझते हैं कि बकाया लोगों को भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए था, जिनके भी ख़ानदान पुश्त दर पुश्त हुक्मरान चले आ रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो उनके हमें कोई काम, नुमाया काम नज़र नहीं आते जिससे आम माशरे में आम इंसान की बेहतरी के इम्कानात पैदा हों। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी ही कंट्रीब्यूशन का या अपनी फैमिली की कंट्रीब्यूशन का ही जिक्र कर सकता हूँ। बाकी तो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन किसने क्या किया है इस खित्ते के लिए, और सबको मालूम है, उसमें कोई छुपी हुई बात भी नहीं है। हमारे ख़ानदान ने सिर्फ एजुकेशन, जिस तरह आपने ज़िक्र किया अलमदार इंस्टीट्यूट का, उसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट हैं, शौकत हुसैन के नाम से भी है, एक वलायत हुसैन इस्लामिया कॉलेज है बहुत बड़ा, उसकी ज़मीन भी और उसकी तमीर भी, और उसके बाद उसका सारा जो वो था फैकल्टी भी, वो भी, उस पर भी हमने उस काम किया। प्री पार्टीशन की बात है, उसके बाद पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की हुकूमत को हमने वो सारे अपने जो इंस्टीट्यूशंस थे वो दे दिए। निश्तर की बात करते हैं आप तो 54 में मेरे दादा हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने ज़मीन दी, और लेकिन हमने कभी उसका वोट नहीं मांगा। ये कभी ये नहीं कहा कि हमने अस्पताल बनाया तो हमें वोट चाहिए। ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप अल्लाह की राह के लिए करते हैं, फिर वो अल्लाह ताला ही उसका अजर देता है, और काम बोलते हैं। तो हमारा ये असूल रहा है कि कभी भी ख़ित्ते के अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आप जब कोई काम करते हैं तो उस पर ये नहीं होना चाहिए कि आप कहें उनको कि आप जलसा रखें, हम आके इफ्तिताह करते हैं। तो फिर वो तो जो काम है, फिर वो तो इफ्तिताह के लिए किया ना आपने, आवाम के लिए तो नहीं किया, और काम खुद बोलते हैं। आप ये समझते हैं कि आवाम के जो वोट हैं वो जब रिज़ल्ट आता है तब वाकई वो होते हैं? देखिए आवाम की ये ख्वाहिशात का इजहार क्या रिजल्ट में हो जाता है या नहीं? लेकिन ये बड़ा एक अच्छा और एक बड़ा मैं समझता हूँ डिबेटेबल क्वेश्चन ज़रूर है। अगर आप इस सवाल से जुड़ी हुई मैं समझता हूँ कड़ियाँ जो हैं वो, पाकिस्तान जब बना था और उसके बाद से लेके आज तक जो भी इंतखाबी अमल हुआ है, ये हमें उसकी डिबेट में जाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि 100% अगर कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में होने की अगर कोई बात हो, तो वो तो मैं नहीं समझता कि आज तक हुए होंगे 100%। हाँ, अगर आप 50 या 70% से अबव अचीव कर लेते हैं और उसको आप सेटिस्फैक्ट्री समझते हैं, तो फिर वो एक और बात है। मैं तो उसको भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम की जो हाकमियत है वो अवाम के पास है, और अवाम के पास ही ये इख्तियार है कि वो अपनी चॉइस के साथ अपने हाकिम को वो इलेक्ट करें, और जिनको वो वोट दें वही कामयाब हो। और ये एक जद्दोजहद है जिसके लिए एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है, जिसके लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए, और हम मेहनत कर भी रहे हैं कि वोट का जो तकद्दुस है वो पामाल ना हो कभी भी, और हम जिसको भी वोट दें वो इलेक्ट भी हो, और उसका वोट चोरी ना हो जाए या वोट पे डाका ना डल जाए। अक्सर हमने ये देखा है कि जो वोटर है वो डिसाइड नहीं करता, जो गिनती कर रहा होता है वो डिसाइड करता है कि किसने हुक्मरानी करनी है इस मुल्क की। 2008, 13 और 18 में से कौन से इलेक्शन ज़्यादा बेहतर हुए न्यूट्रल वे में? देखिए, अगर निस्बतन अगर आप मेरे से पूछें तो 2008 का इलेक्शन, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान पीस पार्टी जीती थी, हमें तो उस इलेक्शन पे भी बहुत एतराज़ात हैं, और हमने इन रिटर्न भी उस वक़्त भी अपना एतराज़ात किए थे इलेक्शन कमीशन को। लेकिन निस्बतन क्योंकि बीबी की शहादत हो गई थी और बहुत से मामलात में टाइम गेन हो गया था लोगों के लिए, और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया था गालिबन 2 महीने के लिए।
मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वो इलेक्शन मैं समझता हूँ कि शायद कोई थोड़ा बहुत न्यूट्रल था। बाकी इलेक्शंस में मेरा नहीं ख्याल कि 50% भी हमने टच किया होगा। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर खिदमत होंगे तो हम अपने मेहमान से पता करेंगे कि ये जो EVM का शोर है ये क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को एक पार्टी बना दिया गया है, क्या इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बनना चाहिए या नहीं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। वेलकम बैक नाजरीन। हम आज महवे गुफ्तगू हैं अपने मेहमान जनाब अली हैदर गिलानी साहब से, और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं वो हमें किस तरफ लेके जाएंगी। इससे पहले हम देखा करते थे कि इलेक्शन कमीशन एक इदारा था, हम तो अभी भी इदारा ही समझते हैं, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट हमेशा इलेक्शन कमीशन को एक पार्टी बना देती है। वो कहती है जी कि हमारे ख़िलाफ़ है, हम जो करना चाहते हैं वो ये करने नहीं दे रहा। अब खान साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल रहा, या इलेक्शन कमीशन वाकई एक पार्टी है? लेकिन जी कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है इलेक्शन कमीशन, हमें उसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। यही हमारा इख्तलाफ है बुनियादी तरीके इंसाफ से कि इन्होंने हर पाकिस्तान के ख़ुद मुख्तार अदारे को क्रिटिसाइज़ किया, उसको मुतनाज़ा बनाया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की थी, एक्सटेंशन का मामला आया, इन्होंने उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया, मुतनाज़ा बना दिया। फिर DG ISI की बारी भी इन्होंने उसको मुतनाज़ा किया, उसकी पोस्ट को। फिर ये इलेक्शन कमीशन के मामले पे हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने मुतनाज़ा करने की कोशिश की है, और उससे मुल्क पीछे गया, आगे नहीं गया मेरी नाक़िस राय में। और इलेक्शन कमीशन एक बिल्कुल ऑटोनमस बॉडी है। हम समझते हैं कि उसको आप बिल्कुल बुली नहीं कर सकते, उसके साथ आप बदतमीज़ी के लहजे से डिक्टेट नहीं कर सकते, जो कि इस गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की, फिर बाद में माफ़ियाँ भी मांगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर आप EVM की तरफ बात करना चाह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने बड़े खुले दिल से EVM के ऊपर गवर्नमेंट से सजेशन ली, और इलेक्शन कमीशन ने कहा, पहले ये कहा कि इसके लिए एक प्रोसेस को ज़रा हमें चाहिए, इसको डिटेल स्टडी के लिए। लेकिन अभी मैंने ताज़ा तरीन जो मेरे पास रिपोर्ट थी वो यही था कि इलेक्शन कमीशन ने कोई मशीनें इनसे मांगी हैं जो कि ये प्रोवाइड नहीं कर सके। तो इलेक्शन कमीशन तो इनके साथ चलने को तैयार है इस इशू के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अपने वादों से या अपनी जो बातें बड़ी कर लेते हैं और पीछे पर फॉल शॉर्ट। जमहूरियत के अंदर ना इजहार राय की इजाज़त होती है, ये उसका हुस्न है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई साबिक चीफ जस्टिस के बारे में अगर कोई बयान आता है, कोई बंदा देता है, तो उसकी वजाहत गवर्नमेंट क्यों करती है? गवर्नमेंट क्यों उन्हें डिफेंड करने लग जाती है? क्योंकि वो अब एक सिविलियन हैं, अब रिटायर हो गए, एक आम शहरी है आपकी और मेरी तरह। लेकिन जब भी उनके बारे में कोई बात आती है तो मिनिस्टर, मौजूदा जो मिनिस्टर्स हैं, वो साकिब निसार साहब के हक़ में बात कर रहे होते हैं, जबकि साकिब निसार अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़े लिखे और चीफ जस्टिस रहे हुए हैं।
अपना दिफा खुद कर सकते हैं, तो ये बकाया लोग क्यों दिफा कर रहे होते हैं? मेरे ख्याल में साकिब निसार साहब को अपना खुद दिफा करने के लिए खुद आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट से बयान ना दिलवाएं। जिस गवर्नमेंट को इन्होंने सादिक और अमीन का टाइटल दिया था, उन्होंने तो उस टाइटल की मैं समझता हूँ डिफेंस में ही ना, उस या उनको खुश करने के लिए टाइटल के दिफा के लिए वो आगे आते हैं उनके दिफा में। लेकिन साकिब निसार साहब को खुद इतनी करेज होनी चाहिए कि वो आगे आके जो उन पे सवालात अगर कभी उठे हैं तो उनको उनको वजाहत दें, उनको आवाम के सामने आकर उसकी वजाहत देनी चाहिए। बिल्कुल वो एक आम सिटीज़न है इस मुल्क के। एक पुराना प्रोवर्ब है जो कि वैलिड है कि यूनाइटेड वी राइज, डिवाइडेड वी फॉल। तो मेरा ख्याल मौजूदा हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने कभी भी अपोजिशन को कंबाइन नहीं होने दिया। इस हुकूमत की मैं समझता हूँ ये कम, इस हुकूमत की कम, लेकिन हमारी अपोजिशन की इसमें ज़्यादा कोताही है। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू कि इसमें तमाम सियासतदान समझदार, पढ़े लिखे, विजनरी, फ्यूचर को कैलकुलेट करने वाले सारे, तो वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? पाकिस्तान को नहीं अच्छा समझ रहे हैं, अपने आप को अच्छा नहीं समझ रहे, व्हाई नॉट दे कंबाइन देयर एफर्ट? पाकिस्तान की जो अपोजिशन के पॉलिटिशियंस हैं, ये जमातें हैं, वो बड़ी पुरानी जमातें हैं, उनके पास तजर्बा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें कुछ मामलों में हमसे जो फ़ैसले हुए हैं वो जज्बाती हुए हैं, जज्बात के बुनियाद पे फ़ैसले हुए। अपोजिशन ने कंबाइन होकर बड़ी फतूहात हासिल की, इस गवर्नमेंट को हर जगह एम्बेरस किया। ये वाहिद मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत है जो कि पिछले 2.5 सालों में तमाम ज़िमनी इलेक्शन सवाए एक सियालकोट के हारी है। तो और उसके बाद सियालकोट वाले में भी रिजर्वेशन तो आ गई। बिल्कुल बिल्कुल रिजर्वेशन तो होंगी पार्टीज़ की, लेकिन यह है कि इस गवर्नमेंट ने, इस पीडीएम ने, अपोजिशन के अलायंस ने बड़ी फतवात हासिल की, इस हुकूमत को बहुत एम्बेरस किया। लेकिन फिर जज्बातियत में कुछ लीडरान ने ऐसे फ़ैसले किए जिससे वो पीडीएम बरकरार नहीं रह सकी। लेकिन अभी भी हमारा अपोजिशन के साथ एक अलायंस है पार्लियामेंट के अंदर भी, और हम उनके साथ मिल के इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम के हकूक़ की खातिर, आवाम की जितने जो फंडामेंटल राइट्स हैं या आवाम के इकनॉमिक राइट्स हैं या इनके आपके मीडिया के राइट्स हैं, उनके लिए जब हम बात निकलते हैं तो हम सारे यूनाइट होकर निकलते हैं। और आवाम को ये मैं बताना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में आप अपोजिशन को, तमाम जमातों को इकट्ठा पाएंगे। जो पहले हो चुका है उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। इसमें गवर्नमेंट का कोई खासा नहीं है कि गवर्नमेंट ने हमें डिवाइड करने की कोशिश की। हमें अपनी सफ़ों में ही गलतफहमियाँ थीं जो कि मेरे ख़्याल में अब दूर हो गई हैं, और आगे आने वाले वक्त में हुकूमत को टफ़ टाइम मिलने वाला है और हुकूमत के जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं। मैंने सुना जमहूरियत के अंदर ना नेगोशिएशन को बड़ा प्रमोट किया जाता है। मैं अगर मौजूदा गवर्नमेंट को देखूं, ये नेगोशिएशन तब करती हैं जब सर पे पड़ जाती है। अभी आप देखें तहरीक लब्बैक, फसादात हुए, सड़कें काट दी गई, जबकि खान साहब फरमाया करते थे ये किसी के बाप का पाकिस्तानी, किसी के बाप के पैसा नहीं है। सड़कें खोद दी गई जो बनना मुश्किल होती हैं। पहले ही हमारे यहाँ डेवलपमेंट जो है काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। आप सी पैक को देख लें। तो जब तहरीक लब्बैक का मामला अभी शुरू हुआ था, हुकूमत ने तब नेगोशिएशंस क्यों नहीं की और अल्टीमेटली बात नेगोशिएशन के ज़रिए हल हुई? तो ये विजन है, हठ धर्मी है, यह क्या वजह है कि हुकूमत हमेशा लेट करती है नेगोशिएशंस? देखें, आपने तो सिर्फ एक तहरीक लब्बैक की बात की है। मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि इस हुकूमत ने कहाँ कहाँ पर कंसेंसस ना होने की वजह से गलतियां भी की हैं और पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़राब हुआ है। आपको याद होगा हज़ारा किलिंग्स हुई थी, इस गवर्नमेंट ने किस तरह उसको डील किया था। इन्होंने कहा था कि मैं लाशों से नेगोशिएट नहीं करूँगा, ये मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं। मतलब ये कोई तरीका है कि आप, ये कोई स्टेट इस तरह करती है या एक मुल्क का हाकिम इस तरह अपने रहने वालों के साथ डील करता है? उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए हमने कहा कि हम आपके साथ मिल के काम करने को तैयार हैं। इंडिया का इशू हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ, अपोजिशन ने ऑलिव ब्रांच दी, उन्होंने कहा आप हमारे साथ बैठ के इसका हम हल निकालते हैं। सी पैक का इशू था, इसके बाद इसके बाद ये तहरीक लब्बैक वाला इशू आया। ये हुकूमत सोलो फ्लाइट करना चाहती है बग़ैर अपने इत्तेहादियों को भी तो ये एतमाद में नहीं लेते, तो अपोजिशन को लेना तो बहुत दूर की बात है। पोलराइज्ड सोसाइटी से निकले। आपकी बात काट रहा हूं साहब।
खान साहब तो कहा करते थे मॉडल टाउन कत्लेआम किया गया है, तो ये तहरीक लब्बैक में भी तो कत्लेआम किया गया। अब वो कैसे जस्टिफाई करेंगे दोनों वाक़यात को? एक मॉडल टाउन जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट में हुआ, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, और अब खान साहब खुद वज़ीर आज़म है और उनके इंज़मामुल हक़ पंजाब में वज़ीर आला हैं। तो अब वो क्या कहेंगे कि तहरीक लब्बैक वाला वाक़या सही उन्होंने किया या मॉडल टाउन वाला वाक़या भी सही था? देखिए, इस गवर्नमेंट की कोई रिट नहीं है, इस गवर्नमेंट का कोई रिट नहीं है। दूसरा, इस गवर्नमेंट का कोई खौफ भी नहीं है इस मुल्क में। ये वज़ीर आज़म सिर्फ मेरे नाम के बने हुए हैं। ये इमरान खान साहब अपने बयानात से ये प्रूव कर चुके हैं कई बार कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मटीरियल नहीं है, और ये स्टेटमेंट किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं आती। जब से ये आए हैं इनको पता नहीं होता डॉलर बढ़ जाता है, इनको पता नहीं होता मुल्क में मुल्क किस तरफ मुल्क की सिमत है। मतलब हर इशू के अंदर इन्होंने ही हैज़ मतलब डिसअपॉइंटेड द नेशन। मैं समझता हूँ कि इन्होंने इमरान खान साहब के पास वो विजन ही नहीं है कि वो मुल्क को आपके आगे वालिद चलाए। साहब भी माशाल्लाह वज़ीर आज़म रहे हुए हैं, तो क्या वो भी सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल करते थे? क्योंकि मैं खान साहब को जब भी सुनता हूँ वो कहते हैं जी मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मैंने टीवी पे देखा, मुझे बुशरा ने बताया इमरान आप वज़ीर आज़म हैं। तो क्या कभी भाभी ने भी यूसुफ ज़ई गिलानी साहब को बताया था कि आप वज़ीर आज़म हैं, या ये खान साहब से सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान को देख रहे हैं? नहीं, गिलानी साहब तो जी बहुत करंट होते हैं हर इशू के ऊपर। उन्होंने हमें बचपन से ये समझाया हुआ है कि आपने उठ के, मुझे अब याद नहीं है, मुझे 13-14 साल की उम्र से उन्होंने हमें कहा था कि रोज़ सुबह उठ के नमाज़ पढ़नी, अखबार पढ़नी है। तो अखबार जो है वो हमने आज तक पढ़ रहे हैं। तो गिलानी साहब जो है वो अब जो जितनी भी मुल्की हालात हैं उनके ऊपर उनकी बड़ी नज़र होती है, थ्रू सोशल मीडिया भी और थ्रू अखबार भी। लेकिन ये जो जिस तरह ये मुल्क चला रहे हैं उस तरह तो हमने कभी नहीं देखा किसी प्राइम मिनिस्टर को मुल्क चलाते हुए, कभी भी नहीं। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो पता करेंगे अली हैदर गिलानी से कि पीपल्स पार्टी किसान मार्च करने की तरफ जा रही है, क्या ऑब्जेक्टिव है किसान मार्च की, और इसके अलावा पता करेंगे कि अली हैदर जब अगवा थे तो कितना एंजॉय किया उन्होंने, कंफर्टेबल थे, डिसकम्फर्ट थे, क्या ऐसा रवैया था अगवाकारों का। लेकिन ये तमाम सवालात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। वेलकम बैक नाजरीन। आज के हमारे मेहमान हैं मेंबर सूबाई असम्बली साबका वज़ीर आज़म यूसुफ ज़ई गिलानी के साहबजादे जनाब अली हैदर गिलानी। पीपल्स पार्टी आजकल किसानों के हक़ में बहुत आवाज़ उठा रही है। खैर वो पहले से भी किसानों के हक़ में आवाज़ उठाती है। तो जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने किसान मार्च किया, तो उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए या गवर्नमेंट की हर दरमी वैसे की वैसे कायम है? क्योंकि यूरिया नहीं मिल रही। एक तरफ खान साहब कहते हैं कि मैं इनकलाब लेकर आऊँगा, वो माफिया के बारे में जब भी बात करते हैं माफिया को फ़ायदा हो जाता है, लोग माफिया मांगने लग जाते हैं, वो माफिया की बात कर रहे होते हैं।
तो आप मुझे बताइए किसान मार्च के ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसानों के हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये कॉल दी थी नेशन वाइड के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर हम किसान मार्च करें, और हमने तमाम किसान भाइयों को दावत दी, वो आए और एक बड़ी कामयाब हमने रैली का इनेकाद मुल्तान में किया। जहाँ तक ताल्लुक़ है इनकी पॉलिसीज़ का, तो आपको मैं ये बताता चलूँ आपके नाज़रीन को भी कि पाकिस्तान को पिछले 3 सालों में इमरान खान की इस गवर्नमेंट की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से नेट फूड एक्सपोर्टर से हमें नेट फूड इंपोर्टर बना दिया है। वीट हम पहले एक्सपोर्ट करते थे 3 साल पहले, अब हम वीट इंपोर्ट करते हैं। इन बावजूद इसके कि हुकूमत का ये दावा रहा है कि पास्को ने अपने सारे टारगेट्स मीट किए हैं और हमारी बम्पर क्रॉप हुई है, बावजूद इसके फिर इन्होंने कहा कि जो शुगर है, हम 3 साल पहले शुगर एक्सपोर्ट करते थे, पता नहीं क्या हुआ, शुगर की प्रोडक्शन कम नहीं हुई, उतनी की उतनी ही है, लेकिन हम जो शुगर है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। और इस गवर्नमेंट ने 2 साल पहले गवर्नमेंट सब्सिडी भी दी थी शुगर के ऊपर, ये मैं आपको बताता चलूँ। उसके बाद कॉटन, 15 मिलियन बेल से हम 9 मिलियन बेल पर आ गए हैं पिछले 3 सालों में, और इसका जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है, डाउन साइडेड है। तो इस हुकूमत ने एग्रीकल्चर जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, 80% हमारा जो इन्हिसार है 70 to 80% वो हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के ऊपर है। हमें फूड इनसिक्योर बना दिया गया है पिछले 3 सालों में। किसान के जो हाल है वो मतलब वो सबसे वल्नरेबल क्लास होती है किसान। अगर मैं आपको बताऊं कि किसान जो है वो फ्लड्स के लिए परेशान है, बारिश की वजह से परेशान है, बिजली के बिलों की वजह से परेशान है, खाद की वजह से परेशान है, डीएपी महंगी होने की वजह से परेशान है, फर्टिलाइज़र ना मिलने की वजह से वो परेशान है, आगे पास्को की वजह से वो परेशान है, फिर उसको अपने ही प्रोड्यूस ख़रीदनी पड़ती है। एक बड़ा बावकार शोबा है काश्तकारी, उसको आपने लाइनों में लगा दिया है। मतलब ये हाल हो गया इस मुल्क का कि जो काश्तकार है हमारा वो पिस के रह गया है। वो सड़कों पे निकले हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इस हुकूमत को ये बावर करा सकें, ये पैगाम दें कि जो पाकिस्तान का काश्तकार है वो इस हुकूमत की नालायकियों की वजह से पिस के रह गया। और आगे आने वाले दिनों में जब अगर कोई आटे का बहरान आया या फूड इनसिक्योर ये मुल्क हुआ, तो इसका सारा का सारा जो ब्रंट है वो इस हुकूमत के ऊपर होगा। इसमें किसान का कोई कसूर नहीं है। किसान ने अपने खून पसीने के साथ ज़मीन के सीना सींच के इन्होंने अपना सीड्स लगाई हैं, लेकिन इनको टाइम पे फर्टिलाइज़र नहीं मिला है। तो अल्लाह ताला का करम हुआ, ये बारिशें हुई हैं, कोई नाइट्रोजन मिल गया। हमारे वज़ीर महकमा जो मौसमियात हैं वो कहते हैं जी ये खान साहब की वजह से मौसम अच्छा होता है। सुभान अल्लाह। ऐसे जी मुझे याद है ऐसे मिनिस्टर्स हों तो फिर इस मुल्क को तो पता नहीं कैसे चलाया जा रहा है। आप ये समझते हैं कि खान साहब माफिया का कह के अपने ATMs को रीफिल करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि खान साहब माफिया का कह के और चोर कह के इस मुल्क में बहरान ख़ुद पैदा कर रहे हैं। ये एक बुरहान खान है, ये कायदे किल्लत हैं, क्योंकि इस मुल्क में बहुत से ऐसे लीडर गुजरे हैं। कायदे आज़म, कायदे अवाम कहा जाता है हमारे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। ये जो आज के हुक्मरान हैं ये कायदे किल्लत है, इन्होंने हर चीज़ की किल्लत पैदा कर दी है। कहते हैं खान साहब इस लिहाज से बहुत बेहतर हैं कि वो एक नियाम में 2 तलवारें लेके चल रहे हैं, जबकि दोनों तलवारें एक दूसरे को काटती हैं। एक तलवार ने एक तलवार को सियासत से आउट कर दिया, लेकिन खान साहब ने अपनी एफर्ट से उनके ATMs भर दिए, उनके बैंक बैलेंस भर दिए हैं। अब अपेरेंटली वो उनके मुखालिफ हैं, लेकिन अंदर से एक ही साथ है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे लोधरा के बहुत बड़े सियासतदान हैं बेचारों को, जिन्हें सियासत में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। क्या खान साहब अभी भी उन्हें वैसे ही सपोर्ट कर रहे हैं? ये शुगर माफिया या शुगर क्राइसिस इसीलिए डेवलप किया गया? देखिए मैं ये समझता हूँ कि शुगर क्राइसिस इनकी ग्रिप ही नहीं है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर इन ग्रिप ही नहीं है। जिस तरह इन्होंने स्टेट बैंक वाला बिल पास किया उस पर भी अभी आते हैं। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी IMF के हवाले कर दी है, इनका किसी शोबे के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है और ग्रिप भी नहीं है। और ये अगर इल्ज़ाम लगाएंगे जहांगीर तरीन साहब पे या बाकी शुगर मिल एसोसिएशन या शुगर मिल के जो मालिकान हैं, मिल मालिकान के ऊपर, तो ये मैं समझूंगा उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। किस तरह इस हुकूमत ने, अगर आप किसी को चोर कहेंगे ना जी, तो वो आगे से कहेगा अच्छा फिर मैं चोर हूँ।
और मैं आपको दिखाता हूँ होर्डिंग कैसे होती है। ये गवर्नमेंट के ही कुछ लोग कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट के अंदर कामयाबी जो है वो जहांगीर तरीन खान साहब ने दिलवाई है। मैं ये अगर हुकूमत कहे तो कहे, मैं ये हुकूमत समझता का हूँ बयानिया ये हुकूमत है का बयानिया ये बाज़ होगा, ये लोगों अपने का। ही लोगों पे शक करके उनको ख़राब करना चाहें तो ये उनकी मर्ज़ी है। बट जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में वो अपनी पार्टी के साथ फ़िलहाल तो लॉयल खड़े हैं, अपनी पार्टी के साथ ही हैं। पंजाब में भी अपनी जो उनका ग्रुप है वो हुकूमत को सपोर्ट करता है, ऊपर भी वो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। खान साहब ने ऐसे कोई इकदाम किए हैं कि सेनेट का इलेक्शन बगैर पैसे के हो सके, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ है, कुछ ऐसी चेंजेस नहीं, उन्होंने की हो उन्होंने या उन्होंने भी अपने सेनेटर पैसे की बुनियाद पे ही बनाए? ऐसा मैं समझता हूँ इन्होंने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया कि जिससे ये पैसे का जो अमल दखल है सेनेट के इलेक्शन में वो ना हो सके। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि पार्टीज़ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी टिकटें दी हैं अपने वर्कर्स को और ऐसे नज़रियाती लोगों को जिन्होंने, जिस तरह फ़रतुल्लाह बाबर साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, मतलब आइडियोलॉजिकली ड्रिवन लोग हैं और पुराने सियासतदान हैं। इसमें और भी हमारी लिस्ट है सिंध से जो आए हैं, पलवशा जिस तरह हो गई, बड़े मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और उन्होंने पैसों का कभी सियासत नहीं की। हमारी तारीख गवाह है, बाकी हमारी पार्टी की तारीख गवाह है कि हमने कभी लेन देन करके या पैसे के साथ सियासत नहीं की। लेकिन इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे, बल्कि रज़ा रबानी साहब ने इस पर कोई एफर्ट की हैं, कोई ऐसा बिल ला रहे हैं वो कि आगे आने वाले इलेक्शन में सेनेट में इस तरह का ना हो बिल। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो माशाल्लाह सेनेटर हैं और जनरल इलेक्शन पहले हो जाने हैं, तो क्या वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? देखिए ये पार्टी का फैसला है, पार्टी फैसला करेगी। उनकी अपनी राय, उनकी अपनी राय वो खुद बता सकते हैं। वैसे तो वो अपनी राय किसी को बताते नहीं हैं लेकिन ये है कि वो सेनेट के इलेक्शन में भी जी उनकी अपनी राय ये थी कि वो सेनेट का इलेक्शन ना लड़ें, बट वो पार्टी के इसरार की वजह से उन्होंने वो इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने फतह दी। तो क्योंकि गिलानी साहब ऐसी शख्सियत हैं जो जनरल इलेक्शन जीतने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नॉर्मली सेनेट में वो लोग जाते हैं जो कैपेबल तो होते हैं लेकिन आम इलेक्शन लड़ नहीं सकते, लोगों के पास इतना शऊर नहीं होता। लेकिन खान साहब और कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों तरह की ग्राउंड्स पर अच्छी गेम कर सकते हैं, जनरल इलेक्शन में भी और एज अ सेनेटर भी। तो आप ये समझते हैं कि बीइंग जनरल इलेक्शन के अंदर जीत कर वो ज़्यादा बेहतर खिदमत कर सकेंगे इलाके की, या बीइंग अ सेनेटर ही ज़्यादा? देखिए मेरे ख्याल में जो पार्टी है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती है। साहब सीनियर वाइस चेयरमैन है, वो कोई आम कारकुन नहीं है, उनकी एक पोजीशन है पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन वो खुद जब पार्टी के साथ जब बैठते हैं तो फिर जहाँ पर वो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो यूज़फुल हो सकते हैं पार्टी के लिए भी, आवाम के लिए भी, अपने इस खित्ते के लिए भी। मैं समझता हूँ कि एक बहुत मौसर आवाज़ बन के वो इस खित्ते की नुमाइंदगी कर रहे हैं सेनेट के अंदर। और वो तो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन भी जीत चुके हैं और उनको जिस तरह उनको हराया गया आपके सामने है, पूरे मुल्क के कैमरों के सामने उन्होंने जो धांधली की, डे लाइट रॉबरी मैं समझता हूँ जो उन्होंने की है, और गिलानी साहब को एक वोट से हरा दिया गया सेनेट का इलेक्शन, जिसको हमने चैलेंज किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इंशाल्लाह ताला जब वो उसका एक फ़ैसला आएगा, और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि फ़ैसला बिल्कुल अदल व इंसाफ के ऊपर होगा। गिलानी साहब ने ये दोनों इलेक्शन मैं समझता हूँ लड़ के जीत के ये साबित किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लीडर है वो किसी भी मुश्किल से घबराता नहीं है, वरना बहुत लोग घबरा जाते इस चीज़ से। लेकिन गिलानी साहब ने बड़ा मैं समझता हूँ ब्रेवरी के साथ और बड़े बहादुरी के साथ मुकाबला भी किया और सुरखरू भी हुए। उन्होंने पार्टी की विश पर अमल किया या वो खुद भी इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहते? बिकॉज लोग ये कहते हैं कि गिलानी साहब विलिंग नहीं है इस्लामाबाद से लड़ने का, लेकिन क्योंकि पार्टी का फैसला तो उन्होंने माना। आप क्या समझते हैं? देखें गिलानी साहब ने यही कहा कि जो मुश्किल काम है ना वो मुझे मेरे ज़िम्मे लगा दें। जो काम जिससे ना हो सके और जो काम मुश्किल हो वो करने के वो पहले से भी आदी थे, और हमें भी ये तरबियत उन्होंने दी है कि मुश्किल काम किया करो, आसान काम नहीं करना। तो हम भी मुश्किल काम करने के शौकीन भी हैं और हमें आदत भी अब हो गई है मुश्किल काम करने की। तो गिलानी साहब के लिए उन्होंने जो मुश्किल तरीन सीट थी वो दी, गिलानी साहब ने वो जीत दी। शेख रशीद साहब के बकौल के जी इमरान खान के सर पे जिसका हाथ है, तो क्या सेनेट के इलेक्शन जीतने के लिए भी सर पे हाथ होना ज़रूरी है? शेख रशीद साहब की किसी बात पे मैं रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता।
पॉलिटिकल वर्कर अपने आप को कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में जितनी पोलराइजेशन या जितनी बद ज़बानी वो करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और पॉलिटिशियन ऐसा करता है। और जिस खित्ते से हम बिलोंग करते हैं, हम बड़ी रवायत के लोग हैं, ऐसी हमारी जो तहज़ीब है वो हमें गवारा नहीं करती कि उनका जवाब दिया जाए। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि सेनेट के इलेक्शंस के अंदर किसी खुफिया हाथ का हो, तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा बिल्कुल तासुर नहीं है। हमें ये लगता है कि इलेक्शन जो थे, जो सेनेट का हुआ है इलेक्शन, इसमें मुश्किलात थी, बहुत मुश्किलात थी। लेकिन शेख साहब ने तो अवाम का ये कॉन्सेप्ट बना दिया हाथ वाला। पहले अवाम इस बारे में नहीं सोचती थी, अब हर बंदा जो है सोचता है कि वो कौन सा हाथ है जो सर पे है और गर्दन पे है। ये शेख साहब एक वज़ीर दाखिला है, उन्होंने ये बयान दिया है, तो आप मुझे बताएं वो किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, अवाम का हाथ इनकी गर्दन पे होने वाला है अगले इलेक्शन में। और ना सिर्फ इनकी बल्कि तमाम पीटीआई की जो लीडरशिप है ना, जो इन्होंने अवाम के साथ की है पिछले 4 सालों में, ये इलेक्शन में मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। इनके अवाम का जो हाथ इनकी गर्दनों पे होगा और किसी का हाथ तब नहीं होगा, तब सिर्फ अवाम का हाथ होगा। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अली हैदर गिलानी से उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवालात करेंगे। तो हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। इस पर बातें मन की होंगी उन लोगों के साथ जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिफर से स्टार्ट किया और बहुत कम अरसा में एक गैर मामूली तरक्की करके अपना नाम बनाया। उनसे जानेंगे उनका ये सफर कैसा है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द सीजन 3 में। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो पर। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे आज के मेहमान हैं अली हैदर गिलानी, जो कि मेंबर सूबाई असम्बली हैं, और उनसे हम सवालात करेंगे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। हमने सुना है जी जुड़वा, लेकिन मैंने सुना है आप हैं तुड़वा, यानी कि आप 3 भाई ट्रिपलेट हैं। तो मुझे ये बताइए किसको ज़्यादा प्यार मिलता है तीनों में से, वालिद साहब की तरफ से और फिर वालदा की तरफ से? देखिए, मेरे ख्याल से गिलानी साहब जो हैं वो बड़े बिलीव करते हैं जस्टिस में, अदल में बिलीव करते हैं। हम सबको बराबर प्यार करते हैं और हमें भी वालदा से भी हमेशा प्यार ही मिला है, और बड़ी गिलानी साहब से शफ़क़त और प्यार दोनों मिला है। बिल्कुल। लेकिन आप जब अगवा हो गए तो उसके बाद बैलेंस तब्दील हुआ आपकी तरफ या नहीं? शुरू में मुझे लगा कि बैलेंस तब्दील हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल में बैलेंस अभी तक वैसे के वैसे दोबारा से वो बैलेंस, इम्बैलेंस से दोबारा बैलेंस हो गया। पहले इम्बैलेंस हुआ था, अब दोबारा बैलेंस हो गया जी। तो जब अगवा हुए तो एट फर्स्ट ग्लांस क्या महसूस किया? आप समझ पाए कि मुझे किसी ने अगवा कर लिया? देखें, जब मैं अगवा हुआ, पहला जो मेरा फीलिंग थी वो तो रिलीफ की थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे असैसिनेशन अटैम्प्ट है, मुझे मारने के लिए आए हैं। कि जब उन्होंने मुझे अगवा किया, पहले तो मैं रिलीफ फील किया कि मैं ज़िंदा तो हूँ। फिर उसके बाद उसी वक्त मैं समझ गया था, जब मैं मुझे लेके जाया गया, मैंने अपने आप को भी बताया और ये समझाया कि ये एक लंबा सफ़र है
और अपने आप को मैंने कंपोज रखना है और हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, मेरे में हौसला पैदा किया और 3 साल का जो सफ़र था वो तय पा गया। लेकिन बहुत मुश्किल होता है और मुश्किल था भी सही। नहीं तो क्यों उन्होंने अगवा किया? क्योंकि शायद मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बेटा था और प्राइमरी रीज़न तो यही था, और दूसरा रीज़न सियासत में होना और पीपल्स पार्टी से होना और एक ऐसी जमात को रिप्रेजेंट करना जो जो अवाम की बात करती है, जो एक लिबरल वैल्यूज़ को लेके आगे चलती है। अगवाकार पाकिस्तानी थे? जी जी, पाकिस्तानी थे, बिल्कुल पाकिस्तानी थे, अगवाकार भी पाकिस्तानी थे। लेकिन जो पीछे जिनका हाथ था वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थे। मुझे 3 साल का जो अरसा था उसमें से 2 साल तो मैं उन्हीं के साथ रहा जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है उनके साथ। फिर आखिरी साल उन्होंने मुझे तालिबान के हवाले किया, लेकिन साथ साथ TTP के, लेकिन साथ साथ वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी ऑपरेटर्स उनके भी साथ थे। तो ये 3 साल को अगर आप सम अप करें तो मैं समझता हूँ कि मेरे साथ दुआएं थी अमाम की, मेरी वालदा की। शहबाज तासीर भी आपके साथ थे? शहबाज तासीर साहब अगवा थे, लेकिन वो मेरे साथ नहीं थे। उनको एक डिफरेंट ग्रुप ने अगवा किया था, मुझे एक और ग्रुप ने अगवा किया था। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ। कैसा एटीट्यूड था उनका आपके साथ ड्यूरिंग ऑल द? देखिए, डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट ग्रुप से, उन सब का डिफरेंट रवैया था। लेकिन जो आखिरी ग्रुप था वो ज़रा मेरे साथ बेहतर था। मुझे ज़रा उसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मिली हुई थी कि मुझे पाँव में चेन नहीं लगती थी, या रात को सोते वक्त मुझे वो हाथ में कड़ी नहीं लगाते थे, और मुझे वो ज़रा घूमने की आज़ादी थी। टीवी देखने की इजाज़त थी? नहीं, टीवी तो नहीं था। तो कैसे आप इन टच थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ? मैं 2 साल तो मेरा कोई राब्ता नहीं था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो क्या रूटीन होती थी? मुझे कुछ नहीं पता 2 साल के क्या हुआ 2013 से लेके 2015 तक। लेकिन 2015 में मुझे रेडियो की फैसिलिटी मिली, तो तब मुझे मालूम हुआ कि दुनिया में क्या हो रहा है, और ज़रब अज़ब भी हुआ, और APS का वाक़े का भी मुझे पता चला। फिर बहुत सी चीज़ें नई हो चुकी थी, तब्दीली आ चुकी थी। सेल्फ़ी आ गई, उन्होंने सेल्फ़ी का जब अल्फाज आया तो मैंने कहा ये सेल्फ़ी क्या चीज़ है। बड़ा मैं तज़ब्ज़ुब में था और बड़ा फ्रस्ट्रेशन थी मेरे अंदर की कैसी चीज़ें दुनिया में आ गई जो मुझे नहीं पता। बहरहाल दुनिया बहुत जल्दी तेज़ी से आगे जाती है, ये मैं आपको बताऊँ कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ है, और 2 साल में टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे चली गई थी। जब मैं वापस आया तो ये सारी चीज़ें मैं जब देखी, जो गैजेट्स आ गए और ये जो ऐप्स आ गई और सारा कुछ, मेरे लिए तो सब कुछ नया था। तो और जब मैं वापस आया तो मुझे किसी ने कहा कि सेल्फ़ी आपसे हो जाए, तो मैंने कहा कि शायद कुछ खाने की पूछ रहा है मेरे से। तो मैंने कहा नहीं, मैंने खाना खाया हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं जी सेल्फ़ी। मैंने कहा वो क्या होती है? उसने मोबाइल निकाला, लंबा सा मोबाइल था उसमें, और वो फ्रंट कैमरा था। तो मैंने कहा ये सेल्फ़ी होती है? उसने कहा हाँ। तब मुझे जिस दिन मैं आया उससे नेक्स्ट डे उस दिन मुझे मालूम हुआ कि सेल्फ़ी भी कुछ चीज़ होती है। तो ये सेल्फ़ी ये चीज़ होती है, वरना मैंने रेडियो पे सुना था सेल्फ़ी, मैं सोचता भाई ये सेल्फ़ी क्या होता है। बहरहाल अल्लाह ताला का बड़ा करम है जी। यानी कि आपने एक्सपीरियंस किया है कि जब लोग बगैर फैसिलिटीज़ के रहते थे तो कैसा फील करते होंगे? देखें, ज़्यादा बेहतर, मुझे ये शिकायत नहीं है अल्लाह ताला से। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरह जिस हाल में उसने रखा, जिस हाल में उसने हमेशा रखा, मैं उससे राज़ी हूँ। और मैं उधर भी ये दुआ करता था जब मैं कैद में था कि अल्लाह ताला ने, मैंने 27 साल की मेरी उम्र थी जब मैं अगवा हुआ, और मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ करता था कि या अल्लाह 27 साल मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारी है, अपनी जिस तरह मैंने चाहा मैंने ज़िंदगी गुजारी है। अगर ये जो मुश्किल के वक्त हैं मैं तेरी मर्ज़ी से गुजार रहा हूँ और अल्लाह ताला की वजह से मैं इसमें हूँ, हर चीज़ लिखी होती है डेस्टिनी में। तो मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे कोई गिला नहीं है, और मेरा दिल आज भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ उससे मैं शायद इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकला हूँ क्योंकि मैंने कोई ग्रज दिल में नहीं रखा किसी के लिए, और मैं अल्लाह ताला से तब भी राज़ी था, मैं आज भी राज़ी हूँ। तो रखा कहाँ था? किसी घर में या किसी गार में? डिफरेंट जगहों पे जी। 3 साल में तो मैंने 3 साल में तो मैं बहुत सी जगहों पर रहा हूँ, लेकिन सबसे एक लंबा पीरियड जो था वो 15 माह का एक कमरे में था, फिर 8 माह एक कमरे में था। लेकिन मैंने टोटल मिला के जो शुरू के जो 15 माह थे वो बहुत मुश्किल थे। मैंने आसमान नहीं देखा, दिन में या रात में भी नहीं देखा, दिन में भी नहीं देखा, कमरे में ही रखा। बहुत छोटा सा कमरा था, बाथरूम भी अंदर था उसके, और मुश्किल वक्त था। कब पता चला कि आप रहा हो रहे हैं?
मुझे तो उस वक्त पता लगा जब अमरीकी फ़ौजी जो थे वो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, तब मुझे कोई हौसला मिला कि ये मुझे अब रिहाई मिल जाएगी। तब भी वो मुझे उन्होंने हैंडकफ कर लिया पीछे से। तो फिर मैंने उनको जब बताया कि मैं कौन हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे कंफर्म करके, उनको 5-10 सेकंड लगे कंफर्मेशन के लिए। जब उनको कंफर्म हुआ तो फिर उन्होंने मुझे ये मेरे जो पीछे से हाथ बंधे हुए थे, क्विक कफ हुआ होता, वो तोड़ा और उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप यू गोइंग होम। एंड फिर मैं एक दिन उनके साथ रहा। बड़ा कर्टियस थे वो मेरे साथ, अमेरिकन। अपने बेस पे ही उन्होंने मुझे बगराम में रखा, बड़ा उन्होंने मेरा ख्याल रखा। और फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा नवाज शरीफ साहब का। उस वक्त उनकी हुकूमत थी, उन्होंने मुझे अपना ज़ाती जहाज़ भेजा और मैं उनका ममनून हूँ। वो आई भी सही अपनी बेगम साहिबा के साथ मुझे मुबारक देने के लिए। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं, और बेगम साहिबा ने मुझे कहा कि मैं और मियाँ साहब आपके लिए हर खाने से पहले आपके लिए दुआ करते थे। तो मैंने उनको कहा कि माओं की जो दुआएं होती हैं वो तो अल्लाह ताला कबूल करता है, और वो की और अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल की है। अब हम ज़रा बात कर लें जनूबी पंजाब सूबे के लिए। तो ये ऑलमोस्ट 2013 से आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी जनूबी पंजाब अलहदा सूबा हो जाएगा। खान साहब ने तो अपने साथ कुछ 10-12 लोग शामिल किए जो जनूबी पंजाब सूबे की तहरीक के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए थे एट दैट टाइम। बाद में आपके सामने है उनका क्या, उन्होंने क्या किया जनूबी पंजाब के साथ। तो अभी तक बन क्यों नहीं पाया? क्या ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा या लोगों को ये ख़तरा है कि अगर जनूबी पंजाब सूबा अलहदा बन गया तो जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी है, जनूबी पंजाब में भी पीपल्स पार्टी ही आएगी? देखिए, मैं ये बताता चलूँ आपको और आपके नाज़रीन को भी कि जो लोग 2018 के इलेक्शन से पहले जिन्होंने जनूबी पंजाब का जो ग्रुप बनाया, उनको जनूबी पंजाब की जो बुनियाद है या जनूबी पंजाब का जो इशू है उसका जीम का भी नहीं पता होगा। उनका कोई ताल्लुक नहीं था जनूबी पंजाब की तहरीक के साथ। जिन जिन लोगों ने जनूबी पंजाब का नारा लगाया 2018 में, उनसे आप जाके पूछें तो सही कि हम क्यों जनूबी पंजाब या इस तरह की वसेब के लिए एक सूबे का डिमांड क्यों कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, उनसे अगर ये सवाल पूछें कि इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो भी नहीं पता। बनेगा कैसे, ये भी नहीं पता। सिर्फ उन्होंने इमरान खान से अपने टिकटों के लिए ये लिखवा लिया कि 100 दिनों में तमाम रुकावटें अबूर करके सूबा बना दिया जाएगा। कैसे बनना है ये भी नहीं मालूम था उनको। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके शो के ऊपर, ये जितने भी खुसरो बख्तियार साहब थे या उनका भाई है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनको अवाम जब ये इलेक्शन में जाएंगे 2023 में, तो अवाम बताएगी कि इन्होंने जिस तरह अवाम को धोखा दिया है। खैर वो बात तो अलग बात है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, जनूबी पंजाब का जो इशू था, गिलानी साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसको एड्रेस किया। इस बात में तो किसी को कोई वो नहीं है मुबालगा, या इस बात में कि किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होगा। उसके बाद गिलानी साहब ने 2/3 अक्सरियत से सेनेट से बिल पास करवाया। फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, जो आज बड़े चैम्पियन बने हुए हैं इस सूबे के हवाले से कि हम बनाएंगे 4 साल बाद, जो कि वो बिल्कुल उनकी नीयत साफ़ भी नहीं है और ना वो संजीदा है, ना उनको पता है कि किस तरह बनना है। उनको ये भी नहीं मालूम था कि सेनेट से बिल ऑलरेडी पास हुआ है। चलें, वो बिल नेशनल असम्बली में मौजूद है, उसको टेकअप कर लें, सबको साथ बिठा लें, हम भी वोट देने को तैयार हैं। कहा हुआ है, हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला हुआ है। इन्होंने इस कॉज को डैमेज किया है। अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये इन्होंने डैमेज किस तरह किया है हमारे इस कॉज को। कि इन्होंने सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का जो बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो कभी हमने मांगा ही नहीं था। हमने तो बात की थी ऑटोनमस सूबे की, ऑटोनमस प्रोविंस की, जिसमें अपना चीफ मिनिस्टर होगा, अपना एनएफसी होगा, अपना सेनेट की सीटें होंगी, अपना गवर्नर होगा, अपने नुमाइंदा असम्बली होगी, अपनी नुमाइंदा असम्बली होगी। इन्होंने आते साथ से कहा कि हम फर्स्ट जो स्टेप फॉरवर्ड है ना, और ये बहुत बेहतरीन है और ये बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया हमने 2 सेक्रेटेरिएट बना दिए हैं। इन 2 सेक्रेटेरिएट से हमारे कॉज को जितना डैमेज हुआ है, उतना पिछले कई सालों में जब से तहरीक स्टार्ट हुई है किसी ने डैमेज नहीं किया। इन्होंने डिवाइड कर दिया बहावलपुर और मुल्तान को, इन्होंने हमारे लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की है। और ये वाइस रॉय बना के बिठा दिया एडिशनल इसको सेक्रेटरी को, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बना के इधर भेज दिया, जिसका पता भी नहीं है वो कहाँ बैठता है। इसका पता भी नहीं है कि वो आज बहावलपुर में बैठेगा या मुल्तान में बैठेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे बचपन में कहानी सुनी थी कि 2 बिल्लियों को एक रोटी मिलती है और उसका इंसाफ एक बंदर करता है, और बंदर सारी रोटी खा जाता है, बिल्लियाँ भूखी रह जाती हैं। तो मेरे ख्याल जनूबी पंजाब की अवाम भी वो बिल्लियाँ ही हैं कि 2
जगह उन्होंने बिठा दिया बहावलपुर और बिल्कुल ये, मुल्तान। और उनकी मुश्किलात में इजाफा किया है। इस खित्ते के लोगों की मुश्किलात में इजाफा किस तरह हुआ है मैं आपको बताता हूँ। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ी 2 सेक्रेटेरिएट की वजह से, एक टियर ऐड हुआ ब्यूरोक्रेटिक, जिससे एक और हर्डल पैदा हुई जो जिसके लिए हम रोते थे कि यार ब्यूरोक्रेसी की वजह से तंग है। इन्होंने बल्कि वो मसला हल करने के बजाय एक और ब्यूरोक्रेटिक टियर ऐड कर दिया। मसाइल आज भी मैं बताऊँ ना चीफ मिनिस्टर ऑफिस से हल होते हैं। सेक्रेटेरिएट तो लाहौर में है, सेक्रेटरी जो मेन सेक्रेटरीज हैं वो लाहौर में बैठे हैं, या चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार है हर चीज़ का। तो जब एक लिया से या बखर से या डीजी खान से बंदा उठ के मुल्तान और बहावलपुर आता है, पहले वो लाहौर, उसके लिए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था कि वो लाहौर चला जाता, सिर्फ एक बकरी बेच के लाहौर जाता था, फाइल पे करा के वापस आ जाता था। अब उसको 2 बकरियाँ बेचनी पड़ती हैं। वो आता है बहावलपुर मुल्तान, वहाँ से फाइल में धक्के खाता है, वो फिर फाइल के बेचे, फिर लाहौर जाता है, फिर वो वापस मुल्तान आता है, फिर वो अपने घर जाता है। ये तो आपने लोगों को की मुश्किलात में इजाफा किया, ब्यूरोक्रेटिक टियर में इजाफा किया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में इजाफा किया। फिर हमारा जो एक यकजहती थी, एक आवाज़ थी इस खित्ते के रहने वाले लोगों में जो उर्दू स्पीकिंग थे या भावलपुर के रहने वाले थे, सब यही कहते थे कि एक प्रोविंस होगा, हम अपने मसाइल खुद हल कर लेंगे, हम खुद फैसला करेंगे। इस खित्ते के नुमाइंदा लोग फैसला करेंगे कि हमारा प्रोविंस कहाँ होगा। कोई सेक्रेटेरिएट या कोई सेक्रेटरी हमें नहीं बताएगा कि हमारा प्रोविंस किधर होगा, ये हम बताएंगे। वो नौकरशाही जो है वो हमें डिक्टेट नहीं करेगी। ये तो हमें 200 साल पहले पीछे ले गए हैं। अब अंग्रेज़ों के दौर में कि वाइस रॉय आएगा और वो हमें बताएगा कि हमारे मुश्किलात किस तरह हल होनी है। तो हमारे इस कॉज के साथ मुखलिस नहीं है। अगर ये मुखलिस हैं तो मैंने असेंबली के अंदर भी, गिलानी साहब ने भी असेंबली के अंदर कहा हुआ है कि आप एक कमेटी तो बनाएं। फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको तो इन्होंने सबसे पहले ये बनाया, और कल तकरीरें कर रहे थे, बहुत तकरीरें इनसे करा लें। ये सिर्फ शोबदाबाजी है, इनसे सिर्फ ड्रामागिरी या एक्टिंग करवा लें। इनको इशू को एड्रेस करना नहीं आता। इनको सबसे पहले इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई, उसमें भी ये शामिल थे। उस टास्क फोर्स में कोई स्टेक होल्डर नहीं था, उस टास्क फोर्स में किसी और पार्टी की नुमाइंदगी नहीं थी। क्या चलना था? वो 3 साल ड्रामेबाजी होती रही, हम भी देखते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। आज 4था साल है, 4थे साल में इनको याद आया कि स्टेक होल्डर्स बाकी जमातें भी होती हैं। इसमें JUF भी है, MQM भी है, PS पार्टी भी है, PMLN भी है, PMLQ भी है, PTI भी और ANP भी है। सब बैठ के इसका फैसला करेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने आज तक कोई मीटिंग बुलाई, आज तक किसी को कहा? या सबसे पहले ये अपने इन्होंने जो ख़त लिखा है, इन्हें मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी तरफ से नाम बता दें कि कौन से लोग हैं जो हुकूमत का और इमरान खान की रिप्रेजेंटेशन करेंगे उस कमेटी के अंदर। फिर हमसे भी नाम ले लें, हम भी बैठ जाएंगे इनके साथ और बैठ के हल निकाल लेंगे इस मामले का। लेकिन ये चाहते नहीं, इनको पता है इनकी हुकूमत चली जाएगी पंजाब में। इनको ये डरते हैं कि अगली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, क्लीन स्वीप हो जाएंगी, सारी जमातें फारिग हो जाएंगी, यहाँ से पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। ये नहीं बनाना चाहेंगे। नाज़रीन किराम, वक्त गुजरने का पता ना चला क्योंकि अली हैदर गिलानी से बहुत अच्छी बातें हो रही थी अपने इलाके की और बकाया पाकिस्तान की भी, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम पजीर है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और हीरो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो।